सीटेट में इतिहास का डर है ना? अगर है तो आज हम उस डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। आज हम क्लास 6 से लेकर 8 तक के पूरे इतिहास के कोड को क्रैक करेंगे, सब कुछ यहीं एक साथ। अक्सर सबको यही लगता है कि इतिहास का इतना बड़ा सिलेबस, क्या ये सच में एक नामुमकिन कोड है? देखिए, ये डरावना लग तो सकता है, लेकिन यकीन मानिए हर कोड की एक चाबी होती है। और ये रहा हमारा आज का मिशन ब्रीफिंग। हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के कोड्स को एक एक करके अनलॉक करेंगे। फिर हम चलेंगे मेगा ट्रैप जोन में, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, और आखिर में एक फाइनल रैंक बूस्टर के साथ इसे पैकअप करेंगे। तो चलिए मिशन शुरू करते हैं। हमारा पहला लेवल है प्राचीन भारत को डिकोड करना, जिसकी सारी नींव क्लास 6 की एनसीईआरटी पर टिकी है। तो कहानी शुरू होती है नर्मदा घाटी से, जहां शुरुआती इंसान शिकारी थे, मतलब हंटर गैदरर्स। फिर लगभग 8000 साल पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में पहली बार गेहूं और जौ की खेती हुई। और यहां एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है, चावल। सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उगाया गया था, और इसके बाद करीब 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे हमारे पहले शहर बसे। अब हड़प्पा के इन हॉटस्पॉट्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं। मोहनजोदाड़ो में मिला वो ग्रेट बाथ, जिसकी दीवारें प्लास्टर और चारकोल से वाटरटाइट बनाई गई थीं। धोलावीरा अपने एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है। कालीबंगा में मिले हैं अग्निकुंड, और लोथल में मिला है एक डॉकयार्ड, जो उनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। और यहां आता है एक बड़ा ट्रैप, ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर हड़प्पा के शहर 2 हिस्सों में बटे थे, ऊपर का हिस्सा दुर्ग और नीचे का निचला नगर। लेकिन धोलावीरा एक एक्सेप्शन है। ये शहर 3 हिस्सों में बटा था, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे याद रखना है। एक और सिस्टम अलर्ट, अशोक के अभिलेख। इसमें भाषा और लिपि के बीच कंफ्यूज होना बहुत आम है, तो चलिए इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत, जो उस समय के आम लोगों की भाषा थी, और उसे लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट यानी लिपि यूज हुई वो थी ब्राह्मी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी, बस इतना ही। चलिए अब समय में एक छलांग लगाते हैं और मध्यकालीन भारत के पावर कोड्स को एक्सेस करते हैं। यहां हम क्लास 7 एनसीईआरटी की मदद से राजवंशों की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाएंगे। मध्यकालीन भारत में कन्नौज पर कब्जे के लिए 3 बड़ी शक्तियां लड़ रही थीं। इसे याद रखने का एक्सेस कोड बहुत आसान है, GPR। G से गुर्जर प्रतिहार, P से पाल और R से राष्ट्रकूट। बस ये GPR कोड याद रखिए और त्रिपक्षीय संघर्ष का सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम याद रखने में दिक्कत होती है, तो पेश है ये मजेदार ट्रिक। गुल खिले तो सांस लो। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। है ना एकदम आसान? मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था अक्सर कंफ्यूज करती है, लेकिन इसे तोड़कर समझते हैं। पहला है जात, जो मनसबदार का रैंक और सैलरी तय करता था। और दूसरा है सवार, जो ये बताता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। मतलब जात मतलब रैंक और सवार मतलब जिम्मेदारी। और हाँ, ये पद वंशानुगत नहीं था, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब चलते हैं आधुनिक भारत की तरफ, जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। क्लास 8 एनसीईआरटी के इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ और कैसे भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के 3 मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। पहला स्थायी बंदोबस्त, जिसे कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में शुरू किया, और इसमें टैक्स जमींदार वसूलता था। दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसे मुनरो ने दक्षिण भारत में लागू किया। इसमें टैक्स सीधे किसान यानी रैयत से वसूला जाता था। और तीसरा था महालवाड़ी सिस्टम, जिसे हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तर पश्चिम भारत में शुरू किया, और इसमें पूरे गांव का मुखिया टैक्स इकट्ठा करता था। 1857 की क्रांति, यहां से मैचिंग वाला क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। चलिए फटाफट देखते हैं। दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार से थे वीर कुंवर सिंह। ये नाम और जगहें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अंग्रेज भारत के बारे में क्या सोचते थे, इसे समझने के लिए जेम्स मिल का ये स्टेटमेंट देखिए। उनका मानना था कि भारत को सिर्फ अंग्रेजी राज ही सभ्य बना सकता है, और इसी सोच के आधार पर मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांट दिया,
जो कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल मानी जाती है। तो अब तैयार हो जाइए, आ गया है हमारा सबसे धमाकेदार सेगमेंट, मेगा ट्रैप जोन। यहां हम उन गलतियों को पकड़ेंगे जहां हजारों लोग अपने नंबर गंवाते हैं। एक एक ट्रैप को स्पॉट करेंगे और अपने मार्क्स पक्के करेंगे। पहला और सबसे बड़ा ट्रैप, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ज्यादातर लोग लॉर्ड डलहौजी को टिक करते हैं, क्योंकि उनकी नीतियों की वजह से ही तो विद्रोह हुआ। पर यह जवाब गलत है। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। इसे ऐसे याद रखिए, डलहौजी ने तो बस आग लगाई थी, पर जब धमाका हुआ तब गद्दी पर कैनिंग बैठा था। दूसरा ट्रैप, महालवाड़ी व्यवस्था में टैक्स कौन इकट्ठा करता था? अक्सर लोग कंफ्यूज होकर जमींदार को चुन लेते हैं, जो कि स्थायी बंदोबस्त में था। याद रखिए, महालवाड़ी में टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी, क्योंकि टैक्स की यूनिट पूरा महाल यानी पूरा गांव होता था। और एक और कंफ्यूजन वाला ट्रैप, सबसे पहले चावल के सबूत कहां मिले? मेहरगढ़? नहीं, मेहरगढ़ गेहूं और जौ के लिए प्रसिद्ध है। चावल के सबसे पुराने सबूत विंध्य के उत्तर में कोल्डी हवा जैसी जगहों में मिले हैं। ये छोटा सा फर्क एक नंबर बचा सकता है। अब सब कुछ एक साथ समेटने का समय आ गया है। पेश है हमारा फाइनल रैंक बूस्टर, एक हाई स्पीड रिवीजन। ये है पूरे भारतीय इतिहास की एक मास्टर टाइमलाइन, प्राचीन काल में हड़प्पा से शुरू होकर अशोक के धम्म और गुप्त काल तक, मध्यकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष से दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों तक, और आधुनिक काल में प्लासी की लड़ाई से लेकर 1857 की क्रांति और फिर गांधी युग से होते हुए आज़ादी तक। ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में फिट कर देता है। और ये रही लास्ट मिनट रिवीजन के लिए फाइनल चेकलिस्ट। दिल्ली सल्तनत का क्रम, अंग्रेजों की 3 राजस्व प्रणालियां, प्रमुख समाज सुधारक और 1857 के विद्रोह के नेता। मेरी सलाह है, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इतिहास को समझेंगे तभी एक बेहतरीन शिक्षक बन पाएंगे, और यही हम सबका असली लक्ष्य है। आपकी सफलता में ही हमारी सबसे बड़ी जीत है।